हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में देखेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर। विषय है शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। पहला प्रश्न पत्र है दोस्तों। ठीक है, आइए इसमें देखेंगे दोस्तों हम 2016 से 2024 तक के अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। आइए दोस्तों, समय 2 घंटे का मिलता है, पूर्णांक 50 अंकों का होता है। अब आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पी दोस्तों सभी सब्जेक्ट का करा दिया है, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। आइए 2024 का पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, सामुदायिक सहभागिता के संदर्भ में शिक्षक का क्या दायित्व होता है? उत्तर है, शिक्षक को समुदाय के साथ मिलकर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए योजनाएं बनानी चाहिए और समुदाय को शिक्षा में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। जो शिक्षक हैं दोस्तों, वह समुदाय के साथ मिलकर के सर्वांगीण विकास मतलब जो है उनका शैक्षिक विकास, चारित्रिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, जितने भी विकास हैं सभी विकास को जो है शिक्षक और समुदाय के साथ मिलकर के जो विद्यार्थी हैं उनको जो है ये सभी जो है योजनाएं बनानी चाहिए और इन सब पर जो है दायित्व निभाना चाहिए ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। आगे है प्रश्न संख्या 2, ब्लूप्रिंट क्या है? उत्तर है, ब्लूप्रिंट परीक्षा के प्रश्न पत्र की संरचना और पैटर्न को निर्धारित करने वाला दस्तावेज होता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, जो ब्लूप्रिंट है ना, वह जो पेपर बनता है तो देखते होंगे पहले अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, ठीक है, तो बहुविकल्पी, ये सभी उसमें जो है फॉर्मेट होता है, उन्हीं फॉर्मेट को जो है ब्लूप्रिंट कहते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 3, क्रियात्मक शोध की एक परिभाषा लिखिए। तो इसमें उत्तर हो जाएगा, क्रियात्मक शोध वह शोध है जिसमें किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए व्यावहारिक कदम उठाए जाते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 4, परिकल्पना क्या है? उत्तर है, परिकल्पना एक अनुमानित विचार या सिद्धांत होता है जिसे परीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाता है। आगे है प्रश्न संख्या 5, क्रियात्मक शोध के चरण क्या हैं? तो क्रियात्मक शोध के चरण दोस्तों हो जाएंगे, पहला है समस्या की पहचान, ठीक है, समस्या को पहचानना है। और दूसरा क्या है, उद्देश्य निर्धारण करना है, ठीक है, उद्देश्य जो है तय करना है क्या करना है। और तीसरा है योजना बनाना है, ठीक है, आपको योजना भी बनाना है कि इसको कैसे पूरा करना है, कैसे क्या करना है। चौथा है डेटा संग्रहण, योजना बनाएंगे तो उसके लिए जो है डेटा को आप क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे और डेटा विश्लेषण करेंगे, ठीक है, उसको जो डेटा रखे हैं उनको सभी को इधर उधर करके जोड़ेंगे, उसको एकत्रित करेंगे, ठीक है। और निष्कर्ष निकालना, छठवां है निष्कर्ष निकालना, जब आप पूरा उसको तैयार कर लेंगे तो क्या करेंगे, उसका कोई ना कोई निष्कर्ष निकलेगा, ठीक है। तो यही जो है 6 है, ठीक है। और आगे है प्रश्न संख्या 6, उत्तम परीक्षण के 2 गुण बताइए। पहला हो जाएगा विश्वसनीयता, परीक्षण को परिणामों के संदर्भ में सुसंगत और स्थिर होना चाहिए। आगे है दूसरा मान्यता, परीक्षण को वही वस्तु मापनी चाहिए जिसे मापने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 7, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं? उत्तर हो जाएगा, पहला है बोलना, अपनी बातों को स्पष्ट रूप से और प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करना, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा सुनना, संवाद को समझना और उचित प्रक्रिया देना। आगे है प्रश्न संख्या 8, सतत मूल्यांकन के 2 महत्व बताइए। तो पहला मूल्यांकन हो जाएगा दोस्तों समय पर फीडबैक, जैसे बच्चे हैं कोई तो उनको जो है जब पढ़ाएंगे आप तो उनको क्या करेंगे, फीडबैक भी लेंगे कि कितना पढ़ें कितना नहीं। तो इसमें पहला हो जाएगा समय पर फीडबैक, छात्र की प्रगति का मूल्यांकन समय समय पर किया जाता है जिससे सुधार की प्रक्रिया जारी रहती है। आगे है दूसरा समग्र विकास, यह छात्रों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि केवल परीक्षा के परिणाम पर। आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 9, मूल्यांकन के प्रकार बताइए। तो इनमें जो मूल्यांकन के प्रकार है, पहला हो जाएगा रचनात्मक मूल्यांकन, छात्रों की रचनात्मकता और सोचने की क्षमता का मूल्यांकन। और दूसरा हो जाएगा सामाजिक मूल्यांकन, छात्रों के समाज में समायोजन और सामाजिक संबंधों का मूल्यांकन करना है। प्रश्न संख्या 10, मापन एवं मूल्यांकन के 2 अंतर बताइए। उत्तर हो जाएगा, पहला है मापन, मापन में दोस्तों हो जाएगा यह केवल संख्यानात्मक डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया है, ठीक है।
जो संख्यानात्मक है मतलब संख्या को दर्शाता है। मापन जो है 1 किलो, 2 किलो या किलो में हो गया या और कोई भी आप मात्रक ले सकते हैं, ठीक है। हाइट में हो गया, तो ये मापन हो जाएगा, ठीक है। रही बात मूल्यांकन की दोस्तों, दूसरा हो जाएगा। तो यह जो है एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें मापे गए डेटा की व्याख्या और विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। और आगे है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न पत्र निर्माण के सोपान कौन कौन से हैं? तो उत्तर हो जाएगा, पहला है तैयारी, प्रारंभिक योजना और उद्देश्य तय करना, क्या उद्देश्य है, ठीक है। जो पेपर आप बनाएंगे उसका क्या उद्देश्य है, प्रारंभिक योजना बनाना है। दूसरा हो जाएगा संचालन, छात्रों से जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न तैयार करना और उनका मूल्यांकन करना। अब आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 12 है, साक्षात्कार से आपका क्या तात्पर्य है? उत्तर हो जाएगा, साक्षात्कार एक संचार प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति से जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 13, मांसपेशियां एवं आंगिक गतिविधियां मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित होती हैं? उत्तर है, यह मूल्यांकन शारीरिक और मानसिक विकास के क्षेत्रों से संबंधित होता है जो छात्रों के शारीरिक कौशल और गतिविधियों की क्षमता को मापता है। आगे है प्रश्न संख्या 14, शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से संज्ञानात्मक पक्ष के स्तर कौन से हैं? उत्तर हो जाएगा, पहला है ज्ञान, जानकारी का संग्रह और पुनः स्मरण, और दूसरा है स्मरण मतलब याद करना, प्राप्त ज्ञान का उपयोग और उनका विश्लेषण। आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 15, रचनात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं? उत्तर है, रचनात्मक मूल्यांकन छात्रों की सृजनात्मकता, नवाचार, विचारशीलता का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है। आप देखते हैं 2023 का प्रश्न लेते हैं दोस्तों। आप सभी एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पहली बार आए हैं तो, और सभी को वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि सबका लाभ हो सके। आइए आगे देखते हैं 2023 का पहला प्रश्न, विश्वसनीयता को परिभाषित कीजिए। उत्तर है, विश्वसनीयता एक परीक्षण के परिणामों की स्थिरता है। यदि एक व्यक्ति एक ही परीक्षण को बार बार देता है और हर बार समान परिणाम प्राप्त करता है तो वह परीक्षण विश्वसनीय होता है, ठीक है। मतलब आप जो कार्य कर रहे हैं दोस्तों, कोई भी परीक्षण कार्य कर रहे हैं, अगर वही परिणाम बार बार आ रहा है तो आप निश्चित हो सकते हैं कि हाँ आगे भी ऐसे ही परिणाम प्राप्त होंगे, ठीक है। और आगे है प्रश्न संख्या 2, क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। उत्तर है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध का लक्ष्य शैक्षिक समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना तथा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर अपनी कार्य पद्धति में अपेक्षित सुधार लाना है। समस्या हमारी और हल भी हमारा, यही क्रियात्मक शोध का मूल आधार है। आगे है प्रश्न संख्या 3, परीक्षण से आप क्या समझते हैं बताइए। तो उत्तर हो जाएगा, क्रानबैक ने परीक्षण को निम्न शब्दों में परिभाषित किया है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को परीक्षण कहते हैं। दो लोग हैं, दोनों को आप तुलना कर रहे हैं, ठीक है। इनका व्यवहार कैसे है, उनका व्यवहार कैसे है, उनका आचरण कैसे है, उनका आचरण कैसे है, या आप कोई भी तुलना कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तुलना को जो है बताया जा रहा है परीक्षण, ठीक है। और आगे देखेंगे तो प्रश्न संख्या 4 पूछा गया है, मापन के 4 स्तरों के नाम लिखिए। तो जो मापन के 4 स्तर हैं दोस्तों, उसमें से पहला हो जाएगा दोस्तों शाब्दिक अथवा नामित स्तर, और दूसरा हो जाएगा क्रमिक स्तर, तीसरा हो जाएगा अंतराल स्तर, चौथा हो जाएगा अनुपात स्तर। अब आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 5, एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा लिखिए। उत्तर है, शैक्षिक मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, कक्षा में दिए गए अभिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि जो कहाँ तक आप बच्चे जो हैं कहाँ तक सीखे हैं, और उनका जो अनुभव है उनको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, उनको कहाँ तक ले जाना था और कहाँ तक पहुँचे हैं, इन्हीं के बारे में एनसीईआरटी मूल्यांकन की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 6,
निर्माणात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन के दो अंतर लिखिए। इनमें जो दो अंतर है दोस्तों उनमें हो जाएगा, पहला उत्तर हो जाएगा दोस्तों हेडिंग में निर्माणात्मक मूल्यांकन। ठीक है, इनमें पहला हो जाएगा निर्माणात्मक आकलन को सीखने के लिए आकलन के नाम से भी जाना जाता है, यह सत्र के बीच में होता है। और दूसरा है निर्माणात्मक आकलन का मुख्य प्रयोजन छात्रों को वह रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम बनाना है जो उन्हें बेहतर सीखने और प्रभावी प्रगति करने में उनकी मदद करेगी। योगात्मक मूल्यांकन में पहला हो जाएगा योगात्मक मूल्यांकन को सीखने के आकलन के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है योगात्मक मूल्यांकन का प्रयोजन शिक्षक को छात्रों की उपलब्धि और दोस्तों प्रदर्शन की पहचान करने में सक्षम करना है। आगे है प्रश्न संख्या 7, दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? उत्तर है दक्षता आधारित मूल्यांकन यह विद्यार्थियों की दक्षता और न्यूनतम अधिगम स्तर का आकलन करता है, जिससे उनकी दक्षता, ग्राह्यता और सीखने में बाधा बनने वाले कारकों का पता लगाया जाता है। आगे है प्रश्न संख्या 8, ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्यों का वर्गीकरण कीजिए। उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बी.एस. ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों के निम्न 3 पक्ष बताए हैं। पहला है ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है भावनात्मक पक्ष, तीसरा है क्रियात्मक पक्ष। ठीक है, अब आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 9, साक्षात्कार से क्या आशय है समझाइए। उत्तर है इनमें साक्षात्कारकर्ता एवं उत्तरदाता के मध्य बातचीत एवं अंतर क्रिया होती है। साक्षात्कार एक शोध उपकरण के रूप में विषयों की समस्याओं के निदान के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके द्वारा हम विषयों के मनोभावों का पता स्वाभाविक रूप से बातचीत के माध्यम से लगा सकते हैं। ठीक है, ये लगा लेते हैं। और आगे है प्रश्न संख्या 10, एक उत्तम परीक्षण की 2 विशेषताएं बताइए। ठीक है, जो उत्तम परीक्षण हैं उनकी 2 विशेषताएं बताना है। तो इनमें पहला हो जाएगा उत्तम परीक्षण का प्रशासन सरल होता है। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा उत्तम परीक्षण विश्वसनीय होते हैं, और तीसरा हो जाएगा उत्तम परीक्षण वैध होते हैं, और चौथा है उत्तम परीक्षण में वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता का गुण पाया जाता है। आगे है प्रश्न संख्या 11, क्रियात्मक शोध के प्रमुख उपकरणों का नाम लिखिए। तो इनमें हो जाएगा क्रियात्मक शोध के उपकरण, और इसमें पहला हो जाएगा अवलोकन, दूसरा हो जाएगा परीक्षण, तीसरा हो जाएगा साक्षात्कार, चौथा हो जाएगा प्रश्नावली, पांचवा हो जाएगा निर्धारण मापनी, छठवां हो जाएगा समाज मिति, और सातवां हो जाएगा संचयी अभिलेख। ठीक है, अब आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 12 है, शिक्षा में नवाचार से क्या अभिप्राय है समझाइए। उत्तर हो जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु नए नए साधन एवं विधियों को शैक्षिक नवाचार कहते हैं। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 13, सामुदायिक सहभागिता से क्या तात्पर्य है। उत्तर हो जाएगा शिक्षा में समुदाय के लोगों की सक्रिय भागीदारी का नवाचारी प्रयोग किया जा रहा है, जो अब शिक्षा व्यवस्था के संचालन का दायित्व केवल सरकार पर न होकर समुदाय के लोगों पर डालकर नवाचार किया जा रहा है। विद्यालयों में या विद्यालय जिले और समुदाय के विविध प्रकार के औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन और संस्थानों के बीच संबंध बनाने और उन्हें बनाए रखने के लिए सुविचारित प्रयास करना सामुदायिक सहभागिता कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 14 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या आशय है। अब इसमें दोस्तों पहला हो जाएगा सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन में देखेंगे तो यह मूल्यांकन प्रक्रिया सीखने सिखाने के साथ साथ चलती है, जिसमें शिक्षार्थियों के अनुभवों और व्यवहारों में हुए परिवर्तनों का लगातार मूल्यांकन किया जाता है। इससे लिखित, मौखिक और क्रियाकलापों से किया जाता है। आगे है प्रश्न संख्या 2, व्यापक मूल्यांकन। यह बालक के अधिगम को प्रभावित करने वाले सभी पक्षों का मूल्यांकन करता है। इसके माध्यम से अच्छे और बुरे तत्वों का
पता लगाकर उनके विकास में योगदान का निर्णय लिया जाता है। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 15, मापन और परीक्षण में कोई एक अंतर बताइए। तो इनमें उत्तर हो जाएगा दोस्तों मापन एवं परीक्षण में एक अंतर बताना है। तो इनमें पहला हो जाएगा मापन में मापन का संबंध भौतिक गुणों से होता है, और दूसरा हो जाएगा मापन का क्षेत्र व्यापक होता है। तीसरा है मापन में किसी सामान्य प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। एक ही लिखना है, कोई एक लिख लीजिएगा। परीक्षण में पहला हो जाएगा परीक्षण का संबंध मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है, और दूसरा है परीक्षण का क्षेत्र अत्यंत सीमित होता है। तीसरा है परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति विशेष के विषय में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे है 2022 का प्रश्न लेते हैं। 2022 का पहला प्रश्न है निदानात्मक परीक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। तो उत्तर हो जाएगा निदानात्मक शिक्षण का उद्देश्य यह जानना है कि छात्र के पाठ्यवस्तु का कितना भाग सीखा और किस भाग में असफल रहा। निदान परीक्षण छात्रों की कमजोरियों को पहचान कर उनकी सुधार की व्यवस्था करता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है उपचारात्मक परीक्षण के दो उद्देश्य बताइए। उत्तर हो जाएगा पहला, उपचारात्मक परीक्षण का उद्देश्य छात्र की अधिगम संबंधित त्रुटियों को दूर करके उनके अर्जित ज्ञान को उचित दिशा प्रदान करना है। आगे है दूसरा, उपचारात्मक शिक्षण शिक्षार्थियों के सीखने को बेहतर बनाने के लिए है। तीसरा है उपचारात्मक शिक्षण शिक्षकों के क्षण में बदलाव करने के लिए है। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों। आगे है प्रश्न संख्या 3, क्रियात्मक शोध की दो विशेषताएं बताइए। उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्रियात्मक शोध की दो विशेषताएं निम्न है। पहला है शोध की समस्या का अनुभवजन्य होती है, और दूसरा है यह शोध संस्था के सामान्य वातावरण में बिना किसी नियंत्रित स्थिति के उत्पन्न किया या पूरा किया जाता है। ठीक है, और आगे है प्रश्न संख्या 4, परिकल्पना क्या है। रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे देखते हैं दोस्तों उत्तर को। उत्तर है समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही परिकल्पना है। दूसरे शब्दों में समस्या का समाधान का पूर्व अनुमान ही परिकल्पना है। परिकल्पना को क्रियात्मक परिकल्पना भी कहते हैं। और आगे है प्रश्न संख्या 5, न्यायादर्श से आप क्या समझते हैं। उत्तर हो जाएगा न्यायादर्श से तात्पर्य किसी जनसंख्या से चुने गए उस छोटे समूह से है जिनका चयन इस प्रकार किया गया है कि वह संपूर्ण जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हों। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 6, मूल्यांकन की दो विशेषता लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा इसमें पहला हो जाएगा मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है, और दूसरा हो जाएगा यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आगे है प्रश्न संख्या 7, मापन के प्रकार बताइए। उत्तर हो जाएगा मुख्य रूप से मापन के 4 प्रकार हैं। पहला हो जाएगा शाब्दिक अथवा नामित, दूसरा हो जाएगा क्रमिक स्तर, तीसरा हो जाएगा अंतराल स्तर, और चौथा हो जाएगा अनुपात स्तर। आगे है प्रश्न संख्या 8, सतत मूल्यांकन के दो महत्व लिखिए। उत्तर हो जाएगा पहला, सतत मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में समझा जा सकता है, और दूसरा है इनमें अधिगमकर्ता बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान देता है। आगे है प्रश्न संख्या 9, शैक्षिक नवाचारों के उद्देश्य बताइए। इनमें उत्तर हो जाएगा पहला, शैक्षिक नवाचार शिक्षण में अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाता है, और दूसरा है छात्रों का सर्वांगीण विकास करना जिससे कि छात्रों में अंतर्निहित प्रतिभाओं का विकास किया जा सके, और तीसरा है शैक्षिक नवाचारों का प्रमुख उद्देश्य छात्रों द्वारा प्राप्त ज्ञान को अस्थायी बनाना, क्योंकि जब छात्र क्रियाशील होकर ज्ञान प्राप्त करेगा तो वह ज्ञान अस्थायी होगा। आगे है प्रश्न संख्या 10, गणितीय कौशल को संक्षेप में बताइए। तो उत्तर हो जाएगा गणितीय कौशल में गणना की शीघ्रता और शुद्धता, तार्किक सोच, आकृतियों की पहचान और दैनिक जीवन की समस्याओं में गणितीय अवधारणाओं का उपयोग शामिल है। इन कौशलों का विकास
बच्चों में जरूरी होता है। आगे है प्रश्न संख्या 11, भाषाई कौशल से आप क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा, भाषा कौशल का तात्पर्य बालकों में भाषा से संबंधित विभिन्न दक्षताओं के विकास से है, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। भाषा उनके जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए इन कौशलों का विकास आवश्यक है। आगे है प्रश्न संख्या 12, परीक्षण और मापन की किन्हीं दो समानताओं को बताइए। उत्तर हो जाएगा, पहला है परीक्षण एवं मापन दोनों मूल्यांकन की प्रक्रिया हैं और दूसरा है दोनों शिक्षण के अभिन्न अंग हैं। प्रश्न संख्या 13 है, शैक्षिक शोध का अर्थ बताइए। उत्तर हो जाएगा, शैक्षिक शोध शिक्षा के क्षेत्र में किया गया एक वैज्ञानिक तथा क्रमबद्ध अध्ययन है। शैक्षिक प्रणाली एवं प्रक्रियाओं की बेहतर समझ, शैक्षिक समस्याओं के निदान तथा शैक्षिक क्षेत्र में नवाचार अभ्यास के लिए जो अध्ययन एवं खोज की जाती है उसे ही शैक्षिक शोध कहते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 14, लिखित परीक्षण की दो उपयोगिता लिखिए। उत्तर, इसके द्वारा सभी शिक्षार्थी एक ही समय में प्रश्न पत्र का उत्तर लिख सकते हैं तथा परीक्षकगण बाद में सुविधानुसार उनकी जांच कर सकते हैं। इसके द्वारा बालक के कौशल और व्यक्तित्व का मापन कर सकते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 15, मौखिक परीक्षा के दो गुण लिखिए। उत्तर हो जाएगा, मौखिक परीक्षाओं के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। पहला हो जाएगा, मौखिक परीक्षाएं निदानात्मक कार्यों के लिए अति उपयोगी है और दूसरा है छात्रों में आत्मविश्वास जागृत करती है। आगे देखेंगे 2021 का प्रश्न लेंगे। 2021 का पहला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण से क्या तात्पर्य है? उत्तर हो जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण एक विधि है जो छात्रों की त्रुटियों की पहचान कर उन्हें सुधारने का प्रयास करती है। इसमें व्यक्तिगत ध्यान देकर समस्या का समाधान किया जाता है, जिससे सीखने की प्रक्रिया प्रभावी बनती है। आगे है प्रश्न संख्या 2, परिकल्पना का अर्थ क्या है? तो उत्तर हो जाएगा, परिकल्पना किसी घटना की व्याख्या करने वाला सुझाव या घटनाओं के आपसी संबंध की व्याख्या करने वाला तर्कपूर्ण विचार है। आगे है प्रश्न संख्या 3, साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें उत्तर हो जाएगा, साक्षात्कार दो प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिगत साक्षात्कार और दूसरा है सामूहिक साक्षात्कार। आगे है प्रश्न संख्या 4, शैक्षिक नवाचार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा, शैक्षिक नवाचार शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु नए नए साधन एवं विधियों को शैक्षिक नवाचार कहते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 5, छात्र प्रोफाइल का क्या महत्व है? उत्तर है, छात्र प्रोफाइल एक ऐसी पद्धति है जो हर छात्र को अपनी कमी सुधारने और पिछड़ जाने पर अन्य छात्रों के बराबर तक पहुंचने का अवसर प्रदान करती है। ठीक है, और आगे देखेंगे तो आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 6, निदानात्मक परीक्षण का उपयोग क्या है? उत्तर है, निदानात्मक परीक्षण का उपयोग चिकित्सा की नई विधियों को करीब से देखने के लिए किया जाता है। आराम से समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से आप एक बार पीडीएफ आप देख लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 7, प्रश्न पत्र बनाने के चरणों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न पत्र कैसे बनता है आपको उन्हीं के बारे में बताना है। तो अपने मन से भी बता सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो क्रम वाइज बताया जा रहा है वही आप लिखिए। ठीक है, उत्तर में लिखिएगा, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों को क्रमानुसार बनाया गया है। पहला है डिजाइन तैयार करना, दूसरा है ब्लूप्रिंट तैयार करना, तीसरा है प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, चौथा है अंक योजना लिखना, आपको कितना नंबर उसमें देना है, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। अब आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 8 है। आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को शेयर करते चलिएगा, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 8 है, ब्लूप्रिंट क्या है? उत्तर है, ब्लूप्रिंट एक शिक्षण योजना का खाका या प्रारूप होता है जो किसी परीक्षा या मूल्यांकन के लिए पत्र निर्धारण से पहले तैयार किया जाता है। ठीक है,
वही है दोस्तों, जो पेपर आप बनाते समय उनका ढांचा तैयार करते हैं, कौन से प्रश्न कितने नंबर का देना है, ठीक है, और उनमें जो है बहुविकल्पी कितना है, रथ लघुत्री, इन्हीं सब के बारे में ब्लूप्रिंट बात किया जा रहा है। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 9। ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में विभाजित किया है? उत्तर हो जाएगा, ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है ज्ञानात्मक, दूसरा है भावनात्मक, तीसरा है संज्ञानात्मक। ठीक है, और आगे है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है, प्रश्न प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। पहला है तथ्यात्मक प्रश्न, दूसरा है अभिसारी प्रश्न और तीसरा है अपसारी प्रश्न, चौथा है विश्लेषणात्मक प्रश्न, पांचवा है प्रश्नवाचक प्रश्न। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 11। पुनर्बलन का क्या अर्थ है? तो उत्तर हो जाएगा, पुनर्बलन ऐसी कोई क्रिया है जो अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करती है, पुनर्बलन कहलाती है। यह 2 प्रकार की होती है, पहला है सकारात्मक पुनर्बलन, दूसरा है नकारात्मक पुनर्बलन। आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 12। क्रियात्मक शोध की क्या उपयोगिता है? उत्तर है, क्रियात्मक शोध किसी समस्या का तत्काल या त्वरित समाधान होता है तथा यह अनुसंधान की विषय वस्तु दैनिक व्यवहारिक जीवन से संबंधित होती है। आगे है प्रश्न संख्या 13। एक अच्छे उपकरण की क्या विशेषताएं होती है? तो इसमें उत्तर हो जाएगा दोस्तों, एक अच्छे उपकरण वैध, विश्वसनीय, अक्षम, वस्तुनिष्ठता तथा अपशिष्टता जैसी आदि विशेषताएं होती हैं। आगे है प्रश्न संख्या 14। परीक्षण की वैधता से क्या तात्पर्य है? उत्तर है, परीक्षण की वैधता यह सुनिश्चित करती है कि परीक्षण के परिणाम त्रुटियों से यह मुक्त है। स्थिर त्रुटियां कम होने पर परीक्षण अधिक वैध होता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 15। अनुसंधान का क्या अर्थ है? उत्तर है, अनुसंधान अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ है पुनः खोज करना है, अर्थात किसी तथ्य का परीक्षण करना ही अनुसंधान कहलाता है। आगे देखेंगे दोस्तों 2020 का प्रश्न। ठीक है, 2020 का पहला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। इससे पहले दोस्तों अगर वीडियो को शेयर करते चलिएगा, पहली बार आए प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही दोस्तों अभी पूरक, लघुत्तरी, अति लघुत्तरी, बहुविकल्पी करा दिया है, तो इन सभी का अपडेट पाने के लिए आप सभी बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो है नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। आइए अभी से दोस्तों तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि जब लास्ट में आएंगे तो जो है वहाँ पर टाइम कम होने लगता है तो समस्या होने लगती है। ठीक है, आप सभी अभी से तैयार करे रहेंगे, जो पढ़ाया जाएगा आगे आप अच्छे से समझ पाएंगे कि जो है जो पढ़ाया जा रहा है क्या यह पेपर में मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, आप आसानी से पकड़ पाएंगे। नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं लेकर के चल रहा हूँ पहले जो है इन सभी को, तो आप जो है ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, 2020 का पहला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। 2020 का पहला प्रश्न है, मूल्यांकन की प्रविधियों के 2 प्रकार बताइए। उत्तर हो जाएगा, मूल्यांकन के प्रकार निम्नलिखित हैं, तो 2 ही बताना है, तो इनमें हो जाएगा मौखिक, लिखित। ठीक है, और इसमें और बढ़ा सकते हैं साक्षात्कार, निरीक्षण, अवलोकन। ठीक है, प्राचरणात्मक, और 7वां है रचनात्मक। ठीक है, और आगे है प्रश्न संख्या 2। एक अच्छे परीक्षण के 2 गुण बताइए। तो इसमें 2 गुण हो जाएगा। ठीक है, उत्तर है, एक अच्छा परीक्षण में प्रायः 3 मूलभूत गुण पाए जाते हैं। पहला है वह योग्य हो, दूसरा है भरोसेमंद हो, और तीसरा है पठनीय हो ताकि पढ़ा जा सके उसको। और आगे है प्रश्न संख्या 3। समाज मिति विधि का विकास किसने किया? तो उत्तर है, समाज मिति विधि का विकास रोमानिया मूल के एक अमेरिकी मनोचिकित्सक जैबक मोरेन ने किया था। आगे है प्रश्न संख्या 4। शिक्षण प्रक्रिया का विश्लेषण कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? उत्तर है, शिक्षण प्रक्रिया का विश्लेषण प्रायः 3 प्रकार से किया जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, विद्यालय में क्लब का उद्देश्य बताइए। उत्तर हो जाएगा, विद्यालय में क्लब का आशय एक ऐसी जगह से है जहां विभिन्न आयु वर्ग के बच्चे एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, सीखते हैं और उनकी
प्रतिभा को निखारते हैं। और आगे है प्रश्न संख्या 6, मूल्यांकन प्रक्रिया में अनुप्रयोग का अर्थ बताइए। उत्तर हो जाएगा मूल्यांकन प्रक्रिया के अनुप्रयोग विभिन्न शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम के दौरान प्राप्त अनुभव, व्यवहारात्मक परिवर्तन आदि के लिए किया जाता है। आगे है प्रश्न संख्या 7, क्रियात्मक अनुसंधान क्यों आवश्यक है, कोई एक कारण लिखिए। उत्तर हो जाएगा क्रियात्मक अनुसंधान आवश्यक है क्योंकि यह शिक्षण से जुड़ी समस्याओं का तुरंत समाधान देता है और पढ़ाने की विधि में सुधार करता है। आगे है प्रश्न संख्या 8, मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कोई एक बिंदु का उल्लेख करें। उत्तर है मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष सोचने में शामिल क्षमताओं का आकलन करते हैं। और आगे है प्रश्न संख्या 9, मूल्यांकन एक मापन में कोई एक अंतर लिखिए। उत्तर हो जाएगा मापन में गुणों का मात्रात्मक वर्णन होता है जबकि मूल्यांकन में गुणों का मूल्य और महत्व बताया जाता है। मापन मूल्यांकन का एक हिस्सा है लेकिन मूल्यांकन जो है अधिक व्यापक होता है। अब आगे है प्रश्न संख्या 10, परीक्षण किसे कहते हैं। ठीक है, आराम से लिख सकते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है। ठीक है, अपने मन से भी लिख सकते हैं परीक्षण क्या है। उत्तर हो जाएगा परीक्षण एक प्रक्रिया है जिसमें छात्र के ज्ञान और क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। मौखिक परीक्षण का लाभ अवधारणाओं की बेहतर समझ और तत्काल प्रक्रिया, जबकि दोष मानसिक तनाव और चिंता उत्पन्न कर सकती है। अब आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 11 पूछा गया है, मौखिक परीक्षा के गुण एवं दोष बताइए। तो उत्तर हो जाएगा मौखिक परीक्षा का लाभ त्वरित मूल्यांकन और व्यक्तिगत ध्यान है जबकि दोष समय की कमी और मूल्यांकन में भेदभाव हो सकता है। अब आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 12 है, दक्षता आधारित मूल्यांकन क्या है। उत्तर है दक्षता आधारित मूल्यांकन एक कठोर व सतत प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य शिक्षार्थी के ज्ञान, कौशल और क्षमता को मापना और निर्मित करना है। आगे है प्रश्न संख्या 12, परीक्षण निर्माण के अंतिम चरण को संक्षेप में बताइए। उत्तर हो जाएगा ग्रेगरी ने 1992 में परीक्षण निर्माण के 5 चरणों का वर्णन किया है जहां पांचवा व अंतिम चरण वस्तु के निर्माण करने के लिए बताया है। आगे है प्रश्न संख्या 14, शिक्षण अधिगम सुधार हेतु स्थानीय समुदाय की भूमिका बताइए। शिक्षण अधिगम सुधार हेतु स्थानीय समुदाय छात्रों की रचनात्मकता, आलोचनात्मकता, सोच और समस्या समाधान जैसे महत्वपूर्ण कौशल विकसित करने में मदद करती है। अब आगे है प्रश्न संख्या 15, शैक्षिक प्रशासन में मूल्यांकन का महत्व बताइए। उत्तर हो जाएगा शैक्षिक प्रशासन में मूल्यांकन छात्रों के शिक्षार्थी का विकास को मापने और मान्यता प्राप्त करने का माध्यम होता है। आगे है दोस्तों 2019 का पेपर लेते हैं। 2019 का पहला प्रश्न है, मापन प्रतीक से क्या तात्पर्य है। उत्तर है मापन वे प्रेक्षण होते हैं जिन्हें मात्रात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है जिससे किसी वस्तु की मात्रा का पता चलता है, जैसे परीक्षाओं में छात्रों की माप को अंक दे करके संख्यानात्मक रूप से व्यक्त करना है। मतलब जब आप दोस्तों ये मापन प्रतीक क्या है, जैसे बच्चे जो है जब आप क्लास में जाते हैं, पढ़ते हैं, 1 साल तक रहते हैं, उसमें जो टेस्ट लिया जाता है तो वह क्या होता है, उसमें अंक दिया जाता है 10 नंबर, 5%, 20% या 90%, जो भी आता है उन्हीं को क्या कहते हैं, मात्रात्मक। ठीक है, मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। हाइट हो गया, मतलब कोई भी चीज है, किलोग्राम हो गया, तो आप ये सब जो है क्या है, मात्रात्मक है, प्रतीक है। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 2, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ लिखिए। उत्तर है व्यापक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके द्वारा बालकों के क्रियात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष एवं संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन दक्षता आधारित मूल्यांकन के साथ साथ होता है। आगे है प्रश्न संख्या 3, परीक्षण में वैधता से क्या तात्पर्य है। उत्तर हो जाएगा परीक्षण में वैधता से आशय उस कार्य कुशलता से है जिससे वह परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है। आगे है प्रश्न संख्या 4, शिक्षा में नवाचार का अर्थ बताइए। उत्तर है नवाचार
किसी नवीन कार्य को करना या किसी कार्य को नए ढंग से करना है। आज शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को महत्व दिया जा रहा है। आगे है प्रश्न संख्या 5, शैक्षिक शोध क्या है? उत्तर है जो शोध शिक्षा से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है उसे शैक्षिक शोध कहते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 6, क्रियात्मक शोध का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने एवं समाधान के लिए किए जाने वाला शोध क्रियात्मक शोध कहलाता है। अब आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 7, क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण लिखिए। तो इसमें पहला हो जाएगा दोस्तों क्रियात्मक शोध के उपकरणों का मानकीकरण नहीं किया जाता है। प्रकरण की परिस्थिति के अनुसार उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। कुछ उपकरण निम्न है, पहला है अवलोकन, दूसरा है प्रश्नावली और तीसरा है साक्षात्कार, चौथा है विशेष। ठीक है। अब आगे है प्रश्न संख्या 8, परिकल्पना क्या है? तो उत्तर हो जाएगा समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही परिकल्पना है। दूसरे शब्दों में समस्या क्या है जान लेते हैं। तो समस्या समाधान का पूर्व अनुमान ही परिकल्पना है। परिकल्पना को क्रियात्मक परिकल्पना भी कहते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 9, लिखित परीक्षण की उपयोगिता लिखिए। उत्तर है इसके द्वारा सभी शिक्षार्थी एक ही समाज में प्रश्न पत्र का उत्तर लिख सकते हैं तथा परीक्षकगण बाद में सुविधा अनुसार उनकी जांच कर सकते हैं। इसके द्वारा बालक के कौशल और व्यक्तित्व का मापन कर सकते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 10, सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं? उत्तर हो जाएगा सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण निम्न हैं। पहला है प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है समायोजन, तीसरा है निर्देशित अनुक्रिया और चौथा है यांत्रिकरण, पांचवा है जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया। आगे है प्रश्न संख्या 11, सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है लिखिए। उत्तर हो जाएगा पहला, मूल्यांकन के द्वारा बालक के विषय में उपयोगी सूचनाएं प्राप्त होती है जिनका सामाजिक व्यवस्था बनाने में प्रयोग किया जा सकता है। आगे है दूसरा, मूल्यांकन से व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान होता है, इसी ज्ञान से व्यक्तिगत शिक्षण संभव है। आगे है प्रश्न संख्या 12, मांसपेशियां एवं आंगिक गतिविधियां मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित होती हैं? उत्तर है मांसपेशियां एवं आंगिक गतिविधियां मूल्यांकन के कौशलात्मक पक्ष से संबंधित होती हैं। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आइए प्रश्न संख्या 13 है दोस्तों, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं? तो उत्तर हो जाएगा मौखिक अभिव्यक्ति के साधन निम्न हैं। पहला है भाषा, दूसरा है व्याकरण, तीसरा है बोली। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 14 है, उपचारात्मक शिक्षण की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो दो विशेषताएं लिखना है उपचारात्मक शिक्षण की। तो इनमें पहला लिखिएगा छात्रों की त्रुटियों एवं कमियों को समय समय पर शुद्ध करना, और दूसरा हो जाएगा प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधित दोष पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना। ठीक है। और आगे है प्रश्न संख्या 15, क्रियात्मक शोध की शिक्षा में आवश्यकता बताइए। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका, शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में अपनी समस्त समस्याओं का समाधान खोजना क्रियात्मक शोध से ही संभव है। आगे है 2018 का प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या है? उत्तर हो जाएगा समस्या हमारी और समाधान भी हमारा मूल मंत्र है। दूसरा है मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य अंग कौन हैं? इनमें उत्तर हो जाएगा पहला है शिक्षण उद्देश्य और दूसरा है सीखने से उत्पन्न अनुभव। ठीक है। तीसरा है व्यवहार परिवर्तन और प्रश्न संख्या 3 है क्रियात्मक शोध के चरण क्या है? उत्तर है समस्या चयन, दूसरा है समस्या को परिभाषित करना, तीसरा है समस्या सीमांकन और चौथा है समस्या के संभावित कारकों का पता लगाना और कारकों का विश्लेषण करना। पांचवा है क्रियात्मक परिकल्पना निर्माण और छठवां है अभिकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास
सातवां है विश्लेषण, सातवां है, आठवां है निष्कर्ष। आगे है प्रश्न संख्या 4, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू की गई? उत्तर है सतत तथा व्यापक मूल्यांकन भारत के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शुरू की गई थी। आगे है प्रश्न संख्या 5, निबंधनात्मक परीक्षा के प्रकार बताइए। आगे है दोस्तों, उत्तर हो जाएगा निबंधनात्मक परीक्षा के दो प्रकार होते हैं, पहला है लघु उत्तरीय प्रश्न, दूसरा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आगे है प्रश्न संख्या 6, आकलित मूल्यांकन से क्या समझते हैं? तो उत्तर हो जाएगा आकलित मूल्यांकन छात्रों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक पक्षों का मूल्यांकन करना है। यह एक व्यापक प्रक्रिया है जो छात्रों के शैक्षिक, व्यक्तिगत और व्यवहारिक विकास का आकलन करती है। आगे है प्रश्न संख्या 7, शिक्षा में नवाचार का क्या अर्थ है? उत्तर हो जाएगा नवाचार किसी नवीन कार्य को करना या किसी कार्य को नए ढंग से करना है। आज शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को महत्व दिया जा रहा है। आगे देखेंगे तो प्रश्न संख्या 8 पूछा गया है, उत्तम परीक्षण की विशेषताएं बताइए। उत्तर हो जाएगा विकल्प अ उद्देश्य पूर्णता, विकल्प ब हो जाएगा व्यापकता, तीसरा हो जाएगा सुगमता, चौथा हो जाएगा समय एवं कीमत। प्रश्न संख्या 9 है, मापन के प्रकार बताइए। तो उत्तर हो जाएगा पहला है मानसिक मापन, दूसरा है भौतिक मापन। प्रश्न संख्या 10 है, क्रियात्मक शोध की समयावधि क्या है? उत्तर है क्रियात्मक शोध की कोई निश्चित समयावधि नहीं है, यह 1 मिनट में भी हो सकता है और 1 वर्ष में भी। प्रश्न संख्या 11 है, विश्वसनीयता किसे कहते हैं? उत्तर है विश्वसनीय किसी परीक्षा के परिणामों की स्थिरता है। यदि किसी व्यक्ति को बार बार एक ही परीक्षण में समान अंक मिलते हैं तो वह परीक्षण विश्वसनीय होता है। आगे है प्रश्न संख्या 12, निदानात्मक परीक्षण किस प्रकार के छात्र का किया जाता है? आगे है उत्तर, निदानात्मक परीक्षण छात्रों की कमजोरियों, विशेषताओं को पहचानने के लिए किया जाता है। यह परीक्षण यह पता लगाता है कि छात्र किस भाग में असमर्थ है और उसके सुधार के लिए उपाय सुझाता है। इसके द्वारा शैक्षिक कमियों का निदान और उपचार होता है। आगे है प्रश्न संख्या 13, उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य बताइए। उत्तर है उपचारात्मक परीक्षण का उद्देश्य छात्र की अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करके उनके अर्जित ज्ञान को उचित दिशा प्रदान करना है। आगे है प्रश्न संख्या 14, दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? उत्तर है दक्षता आधारित मूल्यांकन में छात्र ने किसी कार्य को कितनी श्रेष्ठता से पूरा किया है, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आगे है प्रश्न संख्या 15, शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर कौन कौन से हैं? उत्तर है शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के प्रमुख स्तर निम्नलिखित हैं। पहला है ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा है अनुप्रयोग, चौथा है विश्लेषण, पांचवा है विश्लेषण 2 बार हो गया है, ठीक है, मूल्यांकन छठवां है। आगे है 2017 का प्रश्न लेते हैं। 2017 का पहला प्रश्न है, नवाचार से आप क्या समझते हैं? उत्तर है नवाचार किसी नवीन कार्य को करना या किसी कार्य को नए ढंग से करना। आज की शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को महत्व दिया जा रहा है। आगे है प्रश्न संख्या 2, क्रियात्मक शोध के 2 प्रमुख उपकरण बताइए। तो उत्तर हो जाएगा क्रियात्मक शोध के उपकरणों का मानकीकरण नहीं किया जाता है, प्रकरण की परिस्थिति के अनुसार उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। कुछ उपकरण निम्न है, पहला है अवलोकन, दूसरा है प्रश्नावली, तीसरा है साक्षात्कार और चौथा है विशेष। आगे है प्रश्न संख्या 3, क्रियात्मक शोध को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने एवं समाधान के लिए किया जाने वाला शोध क्रियात्मक शोध है। आगे है प्रश्न संख्या 4, अच्छे प्रश्नों की विशेषता बताइए। उत्तर है अच्छे प्रश्न की प्रमुख विशेषताएं निम्न है, प्रश्न की शब्दावली संक्षिप्त हो, उनकी भाषा पुस्तक की भाषा से पृथक हो, वह विचारोत्तेजक हो, प्रश्न दुविधा उत्पन्न न करे, प्रश्न
छात्र के मानसिक विकास के अनुरूप हो, उनमें क्रमिकबद्धता हो इत्यादि ये सब होने चाहिए। आगे है प्रश्न संख्या 5। कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों किए जाते हैं? उत्तर है प्रश्न करने का उद्देश्य बालक के ज्ञान के स्तर का पता लगाना है। इससे बालक परिस्थिति अनुसार शब्दों का प्रयोग करना सीखता है। आगे है प्रश्न संख्या 6। परिकल्पना से आपका क्या आशय है? उत्तर है समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही परिकल्पना है। दूसरे शब्दों में समस्या समाधान का पूर्व अनुमान ही परिकल्पना है। परिकल्पना को क्रियात्मक परिकल्पना भी कहते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 7। मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार बताइए। उत्तर हो जाएगा पहला है परिचयात्मक मूल्यांकन। इसमें लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा है। वह है गुणात्मक मूल्यांकन। पहला है साक्षात्कार, दूसरा है अवलोकन और तीसरा है घटना वृत्त और चौथा है जांच सूची और स्तर माप। आगे है प्रश्न संख्या 8। व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता बताइए। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा छात्रों के अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारक के मूल्यांकन हेतु ही व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। आगे है प्रश्न संख्या 9। मूल्यांकन के प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है मूल्यांकन के दो प्रमुख पक्ष हैं, पहला है ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है भावनात्मक पक्ष। आगे है प्रश्न संख्या 10। प्रश्नों के प्रमुख प्रकार बताइए। तो कितने प्रकार हैं यही बताना है प्रश्नों के। तो उत्तर हो जाएगा प्रश्नों के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला है तथ्यात्मक प्रश्न, दूसरा है अभिसारी प्रश्न, तीसरा है अपसारी प्रश्न, चौथा है विश्लेषणात्मक प्रश्न और पांचवा है प्रश्नवाचक प्रश्न। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया है परीक्षण में वैधता से क्या अभिप्राय है? उत्तर है परीक्षण में वैधता से आशय उस कार्य कुशलता से है जिससे वह परीक्षण उसे तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है। आगे है प्रश्न संख्या 12। क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है? उत्तर है शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में अपनी समस्त समस्याओं का समाधान खोजना क्रियात्मक शोध से ही संभव है। अब आगे देखेंगे तो प्रश्न संख्या 13 है मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है? उत्तर हो जाएगा मूल्यांकन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जांच ही मूल्यांकन है। आगे है प्रश्न संख्या 14। शैक्षिक मापन किसे कहते हैं? उत्तर है शैक्षिक मापन एक ऐसी वर्णनात्मक प्रक्रिया है जिसमें छात्र के साथ ही शिक्षा एवं उनकी व्यवस्था से संबंधित व्यक्तियों या वस्तुओं के किन्हीं गुणों का, विशेषताओं का शैक्षिक उद्देश्य से क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 15 है परीक्षण का अर्थ बताइए। उत्तर हो जाएगा वह प्रक्रिया जिससे प्रशिक्षक प्रश्नों द्वारा अपने प्रशिक्षु के अधिगम की जांच करता है परीक्षण कहलाता है। दोस्तों वीडियो को शेयर करते चलिएगा। पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो ज़रूर देखा करिएगा क्योंकि आगे आपको टाइम मिले या ना मिले, क्योंकि दोस्तों टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं है। अभी टीचिंग स्टार्ट हो गया है, आप सभी का टीचिंग लग गया होगा, अगर नहीं लगा है तो लग जाएगा। और अगस्त सितंबर में जो है पेपर हो जाएगा तो जो है टाइम भी कम रहेगा। तो एक बार प्रीवियस ईयर आप देखते चलिएगा, चाहे मेरा देखिए चाहे किसी का देखिए, लेकिन एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि पोल करा रहे हैं दोस्तों, वहाँ पर भी देख रहे हैं 50% 60% आप लोग उत्तर दे पा रहे हैं। तो आप लोग जो है प्लीज इसको देखिएगा। आइए 2016 का पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। उत्तर है मूल्यांकन विशिष्ट परिवर्तन का एक मात्रात्मक गुणात्मक अनुमान है। प्रश्न संख्या 2 है शैक्षिक मापन का अर्थ क्या है? उत्तर है शैक्षिक मापन एक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं जैसे छात्रों की बुद्धि, रुचि, क्षमता, शैक्षिक उपलब्धियों को मानकों के आधार पर मापा जाता है। यह शिक्षा की गुणवत्ता और प्रभावित का मूल्यांकन करने में मदद करता है। आगे है प्रश्न संख्या 3 परीक्षण से आप क्या समझते हैं? और इसमें उत्तर हो जाएगा परीक्षण एक प्रक्रिया या प्रणाली है जिसका उपयोग विशेषताओं या समस्याओं की पहचान करने के लिए किया जाता है। आगे है प्रश्न संख्या 4 मूल्यांकन के दो प्रमुख
पक्षों का उल्लेख कीजिए। उत्तर हो जाएगा मूल्यांकन के दो प्रमुख पक्ष हैं, मात्रात्मक पक्ष और भावनात्मक पक्ष। आगे है प्रश्न संख्या 5, व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? उत्तर है व्यापक मूल्यांकन द्वारा बच्चों की क्षमता और कमजोरियों का पता चलता है, जिससे उन्हें उपचारात्मक परीक्षण प्रदान किए जा सके। आगे है प्रश्न संख्या 6, मूल्यांकन के दो प्रमुख प्रकार बताइए। उत्तर है मूल्यांकन के दो प्रमुख प्रकार हैं, रचनात्मक और योगात्मक। प्रश्न संख्या 7 है, अच्छे परीक्षण में यथार्थता का क्या अभिप्राय है? उत्तर है अच्छे परीक्षण में यथार्थता अर्थात वैधता से तात्पर्य उस सीमा से है जिसमें परीक्षण कितनी सत्यता से किसी का मापन करता है, जहां जिस मापन के उद्देश्य के लिए तैयार किया जाता है। आगे है प्रश्न संख्या 8, प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो उत्तर हो जाएगा प्रश्न छात्रों का ध्यान बनाए रखने और उनकी भागीदारी को सुदृढ़ करने के लिए जो है उनसे जुड़ने का एक तरीका है, उनसे प्रश्न पूछना। आगे है प्रश्न संख्या 9, अच्छे प्रश्नों की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो उत्तर हो जाएगा अच्छे प्रश्नों की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला है एक अच्छा प्रश्न बिना किसी अस्पष्टता के स्पष्ट आसानी से समझने योग्य भाषा में तैयार किया गया होता है। और आगे है दूसरा, अच्छा प्रश्न सोचने को उत्तेजित करता है। आगे है प्रश्न संख्या 10, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के दो प्रमुख प्रकार बताइए। उत्तर हो जाएगा शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के दो प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, दूसरा है निबंधनात्मक प्रश्न। और आगे है प्रश्न संख्या 11, क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा क्रियात्मक शोध एक ऐसा अनुसंधान है जो कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारकों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध है। आगे है प्रश्न संख्या 12, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है? उत्तर है शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में अपनी सभी समस्याओं का समाधान खोजना क्रियात्मक शोध से ही संभव है। आगे है प्रश्न संख्या 13, क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर हो जाएगा क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण साक्षात्कार विधि तथा अवलोकन विधि है। आगे है प्रश्न संख्या 14, क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का क्या अर्थ है? उत्तर है क्रियात्मक शोध में परिकल्पना से तात्पर्य उन क्रिया विधियों से है जिनके द्वारा समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किया जाता है। आगे है प्रश्न संख्या 15, शिक्षा में नवाचार से क्या अभिप्राय है? उत्तर हो जाएगा शिक्षा में नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व स्थिति विधियों में नवीनता का संचार करे। आगे देखेंगे दोस्तों, तो यह जो है 2016 से 2024 तक का हमने अतिलघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट कर लिया है। और आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, दूसरों को भी लाभ हो जाए। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।